मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूँ आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 12 है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमको बहुत ही अच्छे से देख लेना है कि राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। आइए फिगर देख लेते हैं। सबसे अंदर क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब कुछ स्पीशीज जो हैं एक ही तरीके की एक जगह पर रह रही हैं। उसके बाद कम्युनिटी आया। मल्टीपल स्पीशीज जो हैं अब एक जगह पे, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन अब एक साथ आके क्या बना रही है? कम्युनिटी बना रही है। और सबसे बड़ा क्या है? इकोसिस्टम। मतलब कि एक कम्युनिटी में कुछ एबायोटिक चीजें भी आ गई हैं, जैसे वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, हीट है, ये सारी चीजें जो है आ गई हैं। तो जब हमने क्या किया, एक कम्युनिटी को और उसके साथ एबायोटिक फैक्टर्स भी जोड़ दिए तो वो एक बड़ा फंक्शनिंग इकोसिस्टम बन गया। ठीक है, तो कम्युनिटी इज लार्जर देन पॉपुलेशन। बिल्कुल, कम्युनिटी जो है वो मल्टीपल पॉपुलेशन से मिलकर बनती है। A community is smaller than an ecosystem। बिल्कुल, एक कम्युनिटी जो है वो इकोसिस्टम से स्मॉलर होती है क्योंकि कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। एन इकोसिस्टम इज पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। नहीं, कम्युनिटी जो है वो पार्ट है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। इकोसिस्टम बड़ा है, उसका एक छोटा पार्ट कम्युनिटी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड। पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि सेम स्पीशीज के होते हैं, एक एरिया में रह रहे होते हैं और बहुत सारे पॉपुलेशन एक साथ मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। और जो इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या होता है? कम्युनिटी अलोंग विद एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसलिए इकोसिस्टम जो है वो लार्जर होता है कम्युनिटी से, उसका पार्ट नहीं होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉपुलेशन इज पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। पॉपुलेशन जो है वो एक कम्युनिटी का पार्ट होता है। बहुत सारे पॉपुलेशन एक साथ कम्युनिटी कहलाते हैं। If all decomposers suddenly disappear from a forest ecosystem, अगर बहुत सारे जो decomposers हैं वो suddenly disappear हो जाएं एक forest ecosystem से, क्या changes जो है आप सोचेंगे कि वो अकर हो जाएंगे? क्या क्या आपको changes देखने को मिलेंगे? एक्सप्लेन करिए कि आखिर decomposers essential क्यों हैं। decomposers कौन होते हैं? decomposers saprotrophs होते हैं जो कि dead और decaying matter को खाते हैं। अब dead और डिकेइंग मैटर को जो है खाने का मतलब उनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उससे सिंपल फॉर्म में चेंज करके और फिर वो न्यूट्रिशन वापस से क्या होती है? रिसाइकल होके सॉइल के पास आ जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो अगर डीकम्पोजर्स नहीं रहेंगे तो डेड और डिकेइंग मैटर बढ़ता चला जाएगा। तो जो हमारी क्लीनिंग है एनवायरनमेंट की वो कैसे होगी? तो अगर डीकम्पोजर्स जो है डिसअपियर हो गए, डेड प्लांट्स, एनिमल्स और वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे, वो कलेक्ट होने लगेंगे और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में वापस कैसे जाएंगी? अगर हमने जो है प्लांट को खाना खा के न्यूट्रिएंट लिया है तो हमको वो वापस देना भी पड़ता है। ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। तो रिसाइकिल होके न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे जाएंगी? सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी हो जाएगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सॉइल को बहुत ज़्यादा जो है फर्टाइल बनाता है हमारा ह्यूमस। वो क्या होता है? जो मान लीजिए पत्ते वगैरह हैं वो डिकम्पोज होके वापस से जब जाते हैं किस में? सॉइल में, तो अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। अगर वो नहीं होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं होंगे और फिर पूरा फूड चेन, अगर पहला जो ट्रॉपिक लेवल है उसकी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं तो पूरा फूड चेन जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। डीकम्पोजर्स एसेंशियल होते हैं क्योंकि वो ब्रेक डाउन करते हैं किसको? जो डेड डिकेइंग मैटर है उनको सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करते हैं। वो रिसाइकल करते हैं मटेरियल्स को और जो एनवायरनमेंट है उसको रखते हैं कैसा? बिल्कुल क्लीन रखते हैं और बैलेंस्ड रखते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में?
तो इसलिए डिकम्पोजर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन, Selvam of Cuddalore district, Tamil Nadu shared that his village was less affected by 2004 tsunami compared to nearby villages due to presence of मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो सेल्वम ने बताया कि उसका जो डिस्ट्रिक्ट था वो जब 2004 में सुनामी आई थी तो कम जो है अफेक्ट हुआ था, कम जो है डैमेज लॉस हुआ था, क्योंकि जो वो है जो हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से। अब इसने ये जो फैक्ट है इसने बहुत सरप्राइज किया सरिता, शुभम और शीजो को। दे वंडर्ड इफ मैनग्रोव फॉरेस्ट वर प्रोटेक्टिंग विलेज, कैन यू हेल्प देम अंडरस्टैंड दिस। तो क्या आप जो है उनको ये समझने में हेल्प कर सकते हैं कि आखिर जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट ने कैसे बचा लिया। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर होंगे, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कोस्टल एरियाज में, जहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है वहाँ पे ये ट्रीज जो हैं वो उगती हैं। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हैं अगर वो कोस्टल एरियाज में हैं तो वो सी और लैंड में क्या करती हैं, एक बैरियर बना देती हैं, एक जो है रुकावट पैदा करती हैं। उनके जो डेंस रूट्स होते हैं और जो थिक वेजिटेशन होती है, आप मैनग्रोव फॉरेस्ट देखेंगे तो बहुत उनके जो रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं और उनकी जो ब्रांचेस होती है पतली और जो है बहुत ज़्यादा इंटरमिक्स्ड होती हैं, बिल्कुल घना होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेव्स की वजह से जो शॉक आता है, जो वेव्स वगैरह आने की, फ्लड लगाने की कोशिश करते हैं, उसको ये क्या करती हैं, उसको जो है ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसका स्पीड और उसका इम्पैक्ट जो है वो कम कर देती हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये प्रोटेक्ट कर देती हैं कोस्ट लाइन पे रहने वाले लोगों का जो लाइफ है उसको, और सीवियर डैमेज से जो सेल्वम हमारा बॉय है उसकी विलेज को प्रोटेक्ट करा था इसी तरीके से इन्होंने। और इन्होंने दिखाया कि नेचुरल इकोसिस्टम कैसे एक बैरियर की तरह, एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह हमारे लिए काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको मैनग्रोव्स को जो है बहुत ही बचा के रखना चाहिए, उनका कटिंग नहीं करना चाहिए, उनको जो है हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दिस फूड चेन। ये फूड चेन देखिए, ग्रास हॉपर, फ्रॉग और स्नेक है। ठीक है, अगर फ्रॉग्स जो है डिसअपियर हो गए इस इकोसिस्टम से, व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर्स एंड स्नेक्स और वाई। हमारा क्या यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गई कि फ्रॉग जो है वो गायब हो गए। तो अगर फ्रॉग गायब हो जाएंगे तो स्नेक्स जो है उनके लिए खाने को कुछ नहीं बचेगा, तो उनकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। साथ ही साथ जो ग्रास हॉपर्स हैं उनको जो है कोई खाएगा नहीं, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो है इसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, तो बिना फ्रॉग्स के जो ग्रास हॉपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उनको खाने वाले फ्रॉग्स जो थे वो अब रहे ही नहीं, और स्नेक्स जो हैं वो डिक्लाइन होने लगेंगे क्योंकि उनके पास उनका फूड ही नहीं बचा है, वो ही अब जो है नहीं रहा। तो ये इम्बैलेंस ये शो करता है कि कैसे एक स्पीशीज के लॉस की वजह से पूरा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल गार्डन स्टूडेंट्स नोटिस्ड फ्यूअर बटरफ्लाइज दैन प्रीवियस सीजन। एक स्कूल गार्डन में स्टूडेंट्स ने देखा कि इस साल जो है पिछले साल से बटरफ्लाइज की जो अमाउंट है वो कम हो गई, उनका नंबर जो है वो कम हो गया है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस, क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इसके लिए? व्हाट स्टेप्स कैन स्टूडेंट टेक टू हैव मोर बटरफ्लाइज ऑन कैंपस। तो क्या स्टूडेंट्स जो है चीज़ें अडेप्ट कर सकते हैं, क्या तरीके अपना सकते हैं सो दैट और बटरफ्लाइज जो है आएँ। तो क्या जो है रीज़न हो सकता है? हो सकता है कि इस साल जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो कम हो, इसलिए पिछले साल से कम जो है बटरफ्लाइज आ रही हों। हो सकता है पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ज़्यादा हुआ हो तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो ख़राब हो गया हो, तो इस साल जो है अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ हो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स का। या फिर जो होस्ट प्लांट्स हैं, लॉस ऑफ होस्ट प्लांट फॉर कैटरपिलर्स। हो सकता है कि अच्छा हमारी बटरफ्लाइज कैसे बनती हैं, लार्वा से बनती हैं, कैटरपिलर से बनती हैं, तो हो सकता है वो वाले प्लांट्स ना लगाए गए हों इस बार, या फिर वो उनका लॉस हो गया हो जिस पे ये कैटरपिलर्स जो है सरवाइव करके बटरफ्लाई बन पाती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है रीजंस हो सकता है
करेक्ट हों। अब क्या क्या जो है हम स्टूडेंट्स जो अडेप्ट कर सकते हैं, क्या तरीके अपना सकते हैं सो दैट ये जो हम प्रॉब्लम है इसको ओवरकम कर पाएँ, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लोकल जो चीज़ें अच्छे से ग्रो होती हैं, जो फ्लावर्स अच्छे से ग्रो होते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है वहाँ लगा सकते हैं। केमिकल स्प्रेस को अवॉइड करेंगे और एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन रखेंगे ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं वो अट्रैक्ट हों, जो बटरफ्लाइज वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ऑल राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू हैव एन इकोसिस्टम विद ओनली प्रोड्यूसर्स एंड नो कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। आखिर ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम एक इकोसिस्टम में जो है सिर्फ प्रोड्यूसर्स को रखें और कोई भी कंज्यूमर या डीकम्पोजर को नहीं रखें। मतलब कि सिर्फ हम चाह रहे हैं कि प्लांट्स रहें, प्रोड्यूसर्स वही तो होते हैं, सिर्फ प्लांट्स रहें और प्लांट्स को खाने वाले, एनिमल्स को खाने वाले कोई भी ना रहे, और डीकम्पोजर्स जो हमारे डेड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं वो भी ना रहें। तो क्या जो है वहाँ पे आपको सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी? अगर मान लीजिए कंज्यूमर्स नहीं हैं तो प्लांट्स जो हैं क्या करेंगे, उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, कोई इनको खाने वाला नहीं होगा, उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। और अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जो वेस्ट और डेड मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, वो उसकी क्वांटिटी जो है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं इन डेड डिकेइंग मटेरियल को जब सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं तो न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में मिल जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल को नहीं मिलेंगे तो जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, उन प्रोड्यूसर्स को न्यूट्रिएंट्स वापस से नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीज़ें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स तीनों ही ज़रूरी होते हैं ताकि नेचर में बैलेंस जो है वो अच्छे से बना रहे। ऑल राइट, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व टू डिफरेंट प्लेसेस नियर योर होम और स्कूल। एक पार्क हो सकता है और एक आप जो है किसी भी सड़क के किनारे की जो है चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। लिस्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स यू सी। आपको क्या करना है, लिविंग कॉम्पोनेंट और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट जो भी आपको वहाँ पे दिख रहे हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है। हाउ आर टू इकोसिस्टम्स डिफरेंट, कैसे ये दोनों इकोसिस्टम डिफरेंट है वो आपको जो है बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं टेबल में क्या है हमारे पास। तो टेबल जो है इसमें हमने दो प्लेसेस लिए हैं, पहला पार्क है, दूसरा रोड साइड है। अब उसमें लिविंग कंपोनेंट्स क्या क्या थे, क्या क्या जो बायोटिक फैक्टर्स थे, ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो क्या क्या उसके पास जो है लिविंग कंपोनेंट्स थे, ग्रास, ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब हमको पार्क में देखने को मिल रही थी। रोड साइड पे क्या थे, हमारे कुछ स्ट्रे एनिमल्स और थोड़े बहुत वीड जो है, कोई बहुत छोटे हर्ब्स वगैरह के प्लांट कहीं उग गए हों, थोड़े बहुत घास जो थे वो ही सिर्फ उगे हुए थे। क्या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स थे, सॉइल था, वाटर था, सनलाइट था, ये सारी चीज़ें थी। और रोड साइड पे हमको डस्ट, हीट और पानी जो है बहुत कम देखने को मिल रहा था, थोड़ी बहुत मॉइस्चर थी। और क्या डिफरेंस है मेनली कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम है और वहाँ पे ज़्यादा लाइफ है, वहाँ पे आपको बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगी, वहाँ पे जो है आपको और भी एनिमल्स बर्ड्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे जो है एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है जहाँ पे मोर लाइफ है, बहुत सारे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पे हार्श जो है वो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, ये जो दो प्लेसेस हमने देखे यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो पार्क है वो अच्छी जो लाइफ है उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे हैं और पॉल्यूशन कम है। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो हमको दिख रहा है कि रोड साइड पे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी है, बहुत कम है। तो अगर क्लीन एनवायरनमेंट होता है तो उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है हमारी किसको, इकोसिस्टम को। ठीक है, तो किस एरिया में है, कैसे एनवायरनमेंट में है, उससे भी इकोसिस्टम को बहुत फर्क पड़ता है। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स लाइक एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर नेसेसरी। जो हमारे ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारे जो खेत हैं वो ज़रूरी होते हैं, लेकिन बट वो उनको हमको ऐसे बनाना चाहिए कि वो जो हों सस्टेनेबल हों। वो कैसे बनते हैं कि वो जो हैं सस्टेनेबल हैं। तो इसको आपको, इस स्टेटमेंट पे आपको जो है कमेंट करना है, अपना सजेशन, अपनी जो है राय देनी है। तो क्रॉप फील्ड्स एसेंशियल होते हैं फूड के लिए, लेकिन क्रॉप फील्ड्स जो हैं, ह्यूमन मेड जो भी इकोसिस्टम है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, हमारे एफर्ट्स पे। हमको जो है उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट होते हैं फर्टिलाइजर पे, इरिगेशन पे और ह्यूमन के केयर पे। तो उनको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका अपनाना चाहिए, वाटर को जो है बचाना चाहिए और सॉइल की फर्टिलिटी को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन में लगाने चाहिए, मोनोकल्चर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारा जो है एनवायरनमेंट जो है, सॉइल जो है, वाटर जो है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको हम पोल्यूट भी नहीं करेंगे। तो बिना हम हार्म किए एनवायरनमेंट को क्या कर पाएंगे, अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इंडियन हेयर पॉपुलेशन जो फिगर है वो ड्रॉप हो जा रही है बिकॉज ऑफ अ डिजीज, हाउ वुड इट अफेक्ट द नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा एक फूड चेन है। तो इसमें हम क्या देखने को मिल रहा है हमको कि जो ये हेयर है ये क्या हो रही है, इसका जो कंपोनेंट है वो कम हो गया है। अब अगर ये चीज़ जो है डिक्रीज हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ग्रास है वो ओवर प्रोड्यूस होने लगेगा, क्योंकि उसके खाने वाले लोग अब कम हो गए हैं, कंपटीशन कम हो गया है, और जो इस पे डिपेंडेंट है, जो फॉक्स इस हेयर को खा लेती है, वो अब क्या करेगी, उसके पास तो फूड की कमी हो गई है, तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम होने लगी है। तो पूरा वेब जो है अब वो क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। तो अगर हेयर पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो वो फूड चेन को क्या करेगी, पूरी डिस्टर्ब कर देगी। प्रेडेटर्स जैसे कि फॉक्सेस और ईगल जो कि हेयर को खाते हैं, उनके साथ क्या हो गया, फूड की शॉर्टेज आ गई और नंबर जो है उनका कम हो गया। ऑन दी अदर हैंड जो प्लांट्स हैं, जो ग्रासेस हैं, वो क्या हो गई, जो कि जिसको हेयर खाता था, जिसको हमारा ये एनिमल खुद खाता था, कम करता था, वो जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब उन पे जो है उसको कंज्यूम करने वाले लोग कम हो गए हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि एक स्पीशीज़ अगर जो है कम हो रहा है, एक स्पीशीज़ अगर अफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रे और प्रेडेटर, उसको खाने वाले और जो उनको खाते थे, वो दोनों ही क्या हो रहे हैं, उनके पॉपुलेशंस भी अफेक्ट हो रहे हैं। और ये शो करता है कि सारे ही ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में एक दूसरे पे क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपने एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।